आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश के चौथे शासक जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कब गद्दी पर बैठता है। ठीक है, 1605 से 1627 ईस्वी तक का इसका शासन रहता है। जो संपूर्ण इतिहास के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए, वो गद्दी पर कब बैठता है, उसके कौन से पुत्र उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं, मेवाड़ से संधि कैसे हुई, अहमदनगर को कब छीन लिया गया, न्याय की जंजीर के लिए जो है जहांगीर को क्यों याद किया जाता है, सब हम आपको इस वीडियो में डाले हुए हैं। और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जितनी हो सके इस वीडियो में है। आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम जहांगीर के शासनकाल के दौरान हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ कब? अकबर के मरने के बाद जो है सलीम ही गद्दी को संभालता है। ठीक है, जहांगीर का जन्म जो है 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जोधाबाई के गर्भ से सलीम चिश्ती की कुटिया में सिकरी नगर में हुआ था। कहाँ? सिकरी नगर में हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी में जहांगीर का। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही क्यों रखा था? क्योंकि अकबर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जोधाबाई के साथ गया था संतान प्राप्ति के लिए, उसको नहीं हो रहा था, तो वो आशीर्वाद दिए थे कि आगे जाकर तुमको एक संतान होगा। ठीक है, और चलकर आगे होता भी है। जोधाबाई को अकबर जब गर्भवती रहती है तो उनकी कुटिया में भेज देता है। वहीं पे जो है 1569 में जहांगीर का जन्म होता है। जब आता है अकबर उनसे मिलने, पता चलता है कि उनका पुत्र हुआ है अकबर का, तो अकबर खुश होकर बाबा के नाम पर जो है उसका नाम सलीम रख देता है। तो बाबा और खुश हो जाते हैं कि मेरे नाम पर अकबर अपने बेटे का नाम सलीम रख दिया। तो बाबा खुश होकर आशीर्वाद अकबर को देते हैं कि तुम्हारा जो ये पुत्र है आगे जाके जग में ख्याति अर्जित करेगा और जहांगीर नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? जहांगीर नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आइए, अकबर अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र सलीम को जो है जहांगीर को 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अपनी पगड़ी और कटार से सुशोभित कर देता है, यानी उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। उसके ना रहने के बाद बताएं कि गद्दी यही संभालता था। यही आगे तक कालांतर में तो पहले आगे तो जो है सलीम को बनाने से जो है राजपाट इनकार कर रहा था, क्योंकि वो अपने जीवन काल में उसको कभी सुधार ही नहीं पाया, जिसके कारण उससे बहुत निराशा हो चुका था। इसलिए अकबर उत्तराधिकारी के रूप में अपने सबसे बड़े पोते खुसरो को चुन रहा था, लेकिन बाद में जो है आगे चलकर निर्णय बदल देता है और जहांगीर को ही राज्यपाट सौंपकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बीमार अवस्था में 63 वर्ष की अवस्था में अकबर का मृत्यु हो जाता है। क्षय रोग से कहता है लोग। ठीक है, आइए, सलीम 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठता है। किस नाम से? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठता है। कब? 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जहांगीर बैठता है। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को प्यार से बचपन में शेखू बाबा कहकर पुकारता था। क्या कहकर पुकारता था? शेखू बाबा कहकर पुकारता था सलीम को। सर्वप्रथम 1581 ईस्वी में सलीम को एक सैनिक टुकड़ी का मुखिया बनाकर काबुल पर आक्रमण के लिए भेजा गया। कहाँ भेजा गया? तो काबुल पर आक्रमण के लिए कब भेजा गया? तो 1581 ईस्वी में। किसको? तो सलीम को अकबर द्वारा एक सैनिक टुकड़ी का मुखिया बनाकर भेजा गया। ठीक है, 1585 ईस्वी में अकबर ने जहांगीर को 12,000 का मनसबदार प्राप्तकर्ता बनाया। कितने हज़ार का? तो 12,000 का प्राप्तकर्ता बनाया मनसबदार 1585 ईस्वी में। 13 फरवरी 1585 ईस्वी को सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ। किससे हुआ? मानबाई से हुआ, जो मान सिंह की बहन थी। ठीक है, इन्हीं से होता है जहांगीर का विवाह। कब? 13 फरवरी 1585 ईस्वी को। आइए, शहजादा खुसरो जो था मानबाई का ही संतान था। किसका था? मानबाई का ही संतान था। अगला टॉपिक है जो जहांगीर की बुरी आदतों से तंग आकर मानबाई आत्महत्या कर लेती हैं, यानी शराब पीने, नशाखोरी करना, जिससे मानबाई परेशान होती हैं और आगे जाकर आत्महत्या कर लेती हैं। ठीक है, अब आइए, 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह होता है। तो किससे होता है? तो राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से होता है 1586 ईस्वी में। ठीक है, शहजादा खुर्रम जो था जगत गोसाई का ही संतान था। किसका संतान था? जगत गोसाई का। अब आइए, जहांगीर के कितने पुत्र थे? तो 5 पुत्र थे। कौन कौन? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहादार। लेकिन हमको 2 ही पुत्र से केवल मतलब है जो कि इतिहास में फेमस हुए हैं। एक खुसरो सबसे बड़ा पुत्र, दूसरा खुर्रम। ठीक है, यानी जिसको शाहजहाँ कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, खुर्रम। यही 2 पुत्र के बारे में पढ़ना है। बाकी 3 पुत्र जो हैं उतना फेमस नहीं है इतिहास में, जिनके बारे में हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है। इनकी 2 पुत्रियाँ भी थी जहांगीर की। तो कौन कौन? एक निसार बानो बेगम, तो दूसरी बहार बानो बेगम थी, जहांगीर की 2 पुत्रियाँ। ठीक है,
जहांगीर का व्यक्तित्व तो बड़ा आकर्षक था, किंतु उसका चरित्र जो है बुरी भली आदतों का अद्भुत मिश्रण था। ठीक है, उनके अंदर बुराइयाँ इतनी बढ़ चुकी थी कि अच्छाइयाँ दिखती ही नहीं थी, यानी बुराइयों से वशीभूत हो गए थे। वो बचपन में जो है गलत संगति का असर उन पर देखने को मिलता है, जैसे मदिरा, पान सेवन और काम मुक्ता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, लेकिन जब गद्दी पर बैठ जाते हैं तो वो अपने अंदर कई प्रकार के सुधार भी लाते हैं। तो आइए, जहांगीर जो है अपने पिता अकबर की भांति ही उदार प्रवृत्ति का शासक था। कहा जाता है कि जहांगीर जो है अपने राज्य में न्याय की जंजीर नाम से एक सोने की जंजीर को यमुना नदी के तट पर खंबे में लिपटवाया था। यह जंजीर सोने की बनी थी। ठीक है, जहांगीर जो है लोक कल्याण के लिए 12 आदेशों की घोषणा भी करवाता है। पहला, तमंगा नामक कर वसूली पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा, सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद एवं कुओं का निर्माण करवाया जाता है। तीसरा, व्यापारियों के सामान की तलाशी उनके इजाज़त के बिना नहीं किया जाना चाहिए। चौथा जो था, किसी भी व्यक्ति के मरने पर उसके उत्तराधिकारी के अभाव में उसके धन को सार्वजनिक कार्य पर खर्च किया जाना चाहिए। पाँचवा, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। दंड स्वरूप नाक एवं कान काटने की प्रथा बंद कर दी जाए। सातवां, किसी भी व्यक्ति के घर पर अवैध कब्जा करने के लिए राज्य कर्मचारी को मना कर दिया गया। आठवां, किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार करने पर भी रोक लगा दिया गया। नौवां, कोई भी जागीर सम्राट के आज्ञा के बगैर परिणय सूत्र में नहीं बन सकती थी। 10वां, गरीब के लिए अस्पताल एवं इलाज के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था करवाया था। ठीक है। 11वां, सप्ताह के 2 दिन गुरुवार एवं रविवार को जो है पशु हत्या बंद करवा देता है, यानी अकबर के जन्म के दिन और अपने राज्याभिषेक के दिन जहांगीर जो है पशु हत्या पर रोक लगवा देता है। 12वां, अकबर के शासनकाल के समय के सभी कर्मचारियों एवं जमींदारों को उनकी पद पुनः दे दिए गए। आइए, जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही उसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया। ठीक है, खुसरो की सहायता देने के कारण जो है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर फांसी दिलवा देता है। ठीक है, खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जालंधर के निकट भैरवाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इसमें खुसरो को बंदी बना लिया जाता है। देखिए, खुसरो जो था जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था, जो जहांगीर के गद्दी पे बैठते ही जो है अपने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगता है और उसको इसी षड्यंत्र के दौरान जो है आगरा के किले में पकड़कर कैद कर दिया जाता है। लेकिन खुसरो जो था अपने दादा यानी अकबर के मकबरे को घूमने के बहाने पीछे से निकल कर चला जाता है और भागकर जालंधर पहुंच जाता है। जालंधर में जो है अपने 12,000 सेनाओं को तैयार करता है और जहांगीर जो है उसको पकड़ने के लिए माहौत खां को भेजता है। जालंधर के निकट भैरवाल नामक स्थान पर दोनों की सेनाओं के बीच युद्ध भी होता है। इसमें खुसरो पराजित होता है और खुसरो को पकड़कर जो है पुनः फिर कारागार में डाल दिया जाता है और जहांगीर अपने पुत्र द्वारा अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचने के कारण जो है उसको कालांतर में आगे चलकर अंधा करवा देता है। ठीक है, यानी जहांगीर जो है अपने सबसे बड़े पुत्र खुसरो को अंधा करवा देता है। ठीक है। आइए, मेहरुनिसा ईरान निवासी मिर्जा गियास बेग की पुत्री, जिसकी शादी जो है अली कुली बेग से 1594 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1594 में हुई थी। जहांगीर ने अली कुली बेग को एक शेर मारने के कारण जो है शेर अफगान की उपाधि दिया था। क्या दिया था? शेर अफगान की उपाधि अली कुली बेग को दिया था। अली कुली बेग का जो है मृत्यु हो जाता है कब? तो 1607 में उसका जो है मृत्यु हो जाता है, हत्या करवा दिया जाता है। कह लीजिए जहांगीर के द्वारा हत्या करवा दी जाती है। ठीक है। जहांगीर अली कुली बेग की विधवा जो है मेहरुनिसा से मई 1611 में निकाह कर लेता है। कब कर लेता है? मई 1611 में निकाह कर लेता है। जब वो अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में उपस्थित होती है तो जहांगीर जो उसको मीना बाजार में देखता है पहली बार और उसकी सुंदरता पर मोहित होकर जो है आगे चलकर 1611 में जो है निकाह कर लेता है और उससे बाद में जो आगे चलकर नूरजहां एवं नूर महल की उपाधि इसी को देता है। ठीक है। जहांगीर जो है पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार 1612 ईस्वी में मनाया था। ठीक है। जुंटा गुट का निर्माण नूरजहां ने की थी। जुंटा गुट कह लीजिए या नूरजहां गुट कह सकते हैं। ठीक है। इसका निर्माण जो है नूरजहां की थी। इसके सदस्य थे नूरजहां के पिता यानी मिर्जा गियास बेग, नूरजहां का भाई आसफ खां एवं नूरजहां का पति जहांगीर एवं जहांगीर का पुत्र जो है शाहजहां। शाहजहां जो है प्रारंभ में इस गुट के प्रभाव में रहता है, लेकिन बाद में जो है शाहजहां अपने आप को इस गुट से स्वतंत्र कर लेता है। तो क्यों करता है? क्योंकि शाहजहां जो था नूरजहां के षड्यंत्रों को समझ चुका था। नूरजहां जानती थी कि जहांगीर के बाद अगर कोई गद्दी पे बैठेगा तो वो है शाहजहां, और शाहजहां बैठेगा तो नूरजहां का प्रभाव जो है गद्दी पे कम होने लगेगा जनता के बीच। इसलिए नूरजहां जो है अपना प्रभाव कम नहीं करना चाहती थी, जिसके कारण शाहजहां को गद्दी पे बैठाने से
विरोध थी, ठीक है, गद्दी पे बैठाने की विरोध थी, इस कारण उसको भटका रही थी। और ये बात जो है शाहजहाँ को पता चल गया था, जिसके कारण शाहजहाँ नूरजहाँ के गुट से अलग हो जाता है बाद में चलकर आगे। नूरजहाँ 1613 ईस्वी में बादशाह बेगम के रूप में उनका प्रभाव था, ठीक है, जहांगीर से शादी करने के बाद जो है बादशाह बेगम के रूप में उनका प्रभाव जनता के बीच था, ठीक है। नूरजहाँ ने 1619 ईस्वी में एक शेर को मार गिराया था। कहा जाता है कि नूरजहाँ जो थी निशानेबाजी, तीरंदाजी और तलवार चलाने में भी बहुत निपुण महिला थी, जिस कारण से वो है एक ही वार में शेर को मार देती है 1619 ईस्वी में। मेहरुनिसा एवं अली कुली बेग की पुत्री लाडली बेगम का विवाह जो है जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ 1620 ईस्वी में होता है। यानी लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? मेहरुनिसा और अली कुली बेग, यानी अली कुली बेग उसके सबसे पहले पति थे, जिनकी पुत्री एक थी लाडली बेगम। इसी से विवाह होता है जहांगीर के पुत्र शहरयार का, और इसी को जो है यानी नूरजहाँ इसी को गद्दी पर बैठाना चाहती थी जहांगीर के बाद, ठीक है, और अपने शासन चलाना चाहती थी। हम बताएं क्योंकि वो काफ़ी दुर्लभ प्रवृत्ति का था, वो शासन में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना चाहता था, और नूरजहाँ इसका फ़ायदा उठाकर खुद शासन करना चाहती थी, ठीक है। जहांगीर ने नूरजहाँ के पिता मिर्जा गयास को एतमादुद्दौला की उपाधि दी। किसकी उपाधि देता है? तो एतमादुद्दौला की उपाधि नूरजहाँ के पिता मिर्जा गयास को जहांगीर। नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। यानी कहा जा सकता है कि फूलों से सर्वप्रथम इत्र निकालने की विधि जो है नूरजहाँ की माँ ही, जिनका नाम अस्मत बेगम था, उन्होंने किया था, ठीक है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर जो थी सोने की बनी थी और यमुना नदी के तट पर खंबे में लिपटवाई गई थी, और खंबे में लिपटवा कर जो है जहांगीर के दरबार तक रस्सियों के द्वारा गया था। ये रस्सी जो थी सोने की जंजीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सोने की बनी थी, ठीक है। इसमें 60 घंटियाँ लटकाई गई थी। रस्सी की लंबाई जो थी 40 गज थी और 60 घंटियाँ लटकाई गई थी, लगभग 10 मन वजन था। और जब भी किसी न्याय चाहिए होता था फरियादी को, तो वह इस घंटी को जो है बजा सकता था, जिससे कि घंटी की आवाज़ बादशाह के दरबार तक पहुँचेगी और उसको न्याय दिया जाता था। ऐसा कहा गया है, जबकि हमको जैसे लगता है कि ऐसा इतिहास में कहीं प्रमाण नहीं है कि कभी न्याय के लिए किसी ने इस घंटी को बजाया हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि बादशाह के ऐशो आराम में खलल हो, क्योंकि उस समय मुगलों का दबदबा बहुत ज़्यादा था, डरे रहते थे लोग। न्याय तो दूर की बात है, घंटी बजाने का किसी में साहस तक नहीं था कि अपने को न्याय मांग सके, ठीक है। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? शाहजहाँ की उपाधि। तो अहमदनगर का वजीर कौन था? तो देखिए, जहांगीर के समय में दक्षिण विजय में महत्वपूर्ण रुकावट नगर जो था अहमदनगर का योग मंत्री पराक्रमी वजीर मलिक अंबर था, जो अविसिनिया का निवासी था। कहाँ का निवासी था? अविसिनिया का निवासी था। बगदाद के बाजार से खरीदा एक गुलाम था, जिसे अहमदनगर के मंत्री मीरक दवीर चंगेज खान ने खरीदा था। किसने खरीदा था? मीरक दवीर चंगेज खान ने खरीदा था। इसी ने गौरीला युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी, ठीक है। इसमें भारी संख्या में जो है मराठों को भर्ती किया गया था, जिसने अपनी राजधानी को कई स्थानों पर स्थानांतरित किया। पहले परेंद्रा से जुनार, फिर जुनार से दौलताबाद और अंततः खिड़की को अपनी राजधानी बनाया। मलिक अंबर ने जंजीवाड़ा द्वीप पर निजाम शाही नौसेना का गठन भी किया। उसकी बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए मुगलों ने अहमदनगर के दुर्ग पर सैन्य अभियान करना शुरू किया। क्या किया? सैन्य अभियान करना शुरू किया। 1608 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना को, 1610 ईस्वी में आसफ खां के संरक्षण में परवेज को, इसके बाद जो है खाने जहां लोधी एवं अब्दुल्ला खां को भेजा गया। ये सभी जो थे अविसिनिया निवासी मलिक अंबर पर सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। तो नूरजहाँ ने सलाह दिया जहांगीर को कि अपने पुत्र खुर्रम को भेजिए। तो उसके सलाह पर जो है 1616 ईस्वी में जहांगीर जो है खुर्रम को दक्षिण अभियान के लिए सुल्तान की उपाधि देकर भेजता है। किसकी उपाधि देकर भेजता है? सुल्तान की उपाधि देकर भेजता है। खुर्रम की शक्ति से भयभीत होकर मलिक अंबर युद्ध किए बिना ही संधि करने के लिए सहमत हो गया, और दोनों के बीच आगे जाकर 1617 ईस्वी में संधि भी हुई, ठीक है। मुगलों की अधिकता से मुक्त हो चुका बालाघाट जो है मुगलों को पुनः प्राप्त हो गया। यानी बालाघाट जो है मुगलों के हाथ से निकल गया था पहले, जो कि उसको फिर से प्राप्त हो जाता है। अहमदनगर के दुर्ग पर मुगलों का कब्जा हो गया, ठीक है। मलिक अंबर ने बीजापुर एवं गोलकुंडा से समझौता कर जो है संधि की अवहेलना कर देता है। 1620 ईस्वी में संधि की अवहेलना कर
पुनः अहमदनगर पर आक्रमण कर देता है। जिस समय शाहजहां जो था उस समय पंजाब के कांगड़ा में युद्ध कर रहा था, ठीक है। तो जहांगीर के अनुरोध पर जो है फिर से दक्षिण अभियान शुरू करता है शाहजहां, और मलिक अंबर के मध्य 1621 ईस्वी में दोनों के बीच फिर से संधि हो जाता है, ठीक है। जब संधि होता है तो कई उपहार दिए जाते हैं शाहजहां को, 64 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, और सीमा के कुछ क्षेत्र से उपहार भी दिए जाते हैं, ठीक है, इस संधि के बाद। आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के बीच चित्तौड़ की संधि हुई थी, ठीक है। अकबर के पूरे प्रयासों के बाद भी है जो मेवाड़ जो है अकबर जीत नहीं सका। पूर्णतः मेवाड़ पे जो है अकबर अपने जीवन काल में पूरा अधिकार नहीं जता सका, क्योंकि राणा प्रताप जो है अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक लड़ते रह गए मुगलों से, और 1597 में वो आखिरी क्षण में कई युद्ध कर मुगलों के कब्जा से कई अपने क्षेत्रों को छुड़वा चुके थे। यानी चित्तौड़गढ़ जो है मुगलों के अधीन कह सकते हैं कभी नहीं आया था। 1597 ईस्वी तक अकबर के कब्जे से अधिकांश मेवाड़ के क्षेत्रों को मुगल कब्जा से छुड़ा लिया गया था। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद जो है जहांगीर मुगल सिंहासन पर बैठता है। कौन बैठता है? जहांगीर। जहांगीर ने अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष जो है 1605 ईस्वी में मेवाड़ को जीतने के लिए अपने पुत्र शाहजादा खुर्रम तथा परवेज के नेतृत्व में लगभग 20,000 अश्वरोही मुगल सेना भेजता है। इसके सलाह हेतु आसफ खां एवं जाफर बेग को भेजा। राणा अमर सिंह एवं परवेज की सेना के मध्य जो है युद्ध हुआ, बेबार दर्रे में हुआ। कहाँ हुआ? तो बेबार दर्रे में हुआ, लेकिन परिणाम नहीं निकल सका, क्योंकि खुसरो जो है जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो विद्रोह कर देता है अपने पिता के विरुद्ध। तो जो है अपने पुत्र को बुला लेता है, वापस बुला लेता है परवेज को, जिससे युद्ध का निर्णय नहीं निकल पाता है। और 1608 ईस्वी में है जो जहांगीर महावत खां को भेजता है। 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को भेजा गया। उसने 1611 ईस्वी में रनपुर के दर्रे में राजकुमार कर्ण को परास्त किया, परंतु रनपुरा में संघर्ष में अब्दुल्ला खां को पराजय का सामना करना पड़ा, ठीक है। आइए खुद जहांगीर अपने प्रभाव से शत्रु को अंकित करने के लिए जो है 1613 ईस्वी में अजमेर गया। इस समय जहांगीर ने मेवाड़ के आक्रमण का भार शाहजादा खुर्रम को दिया। खुर्रम के नेतृत्व में मुगल सेना के दबाव के सामने मेवाड़ की सेना को समझौता करना पड़ा। राणा के राजदूत शुभकरण एवं हरिदास का जहांगीर के राज दरबार में यथाचित सत्कार किया गया। राणा अमर सिंह के शर्तों पर जहांगीर ने संधि के लिए अपने आप को तैयार भी कर लिया। यानी संधि जो है होता है कब? 1615 में हो जाता है, और संधि के अनुसार जो है संधि में बहुत कुछ बात किया जाता है। संधि में जो कहा जाता है कि अकबर के समय के जीते हुए राज्य जो थे महाराणा अमर सिंह को वापस कर दिया जाता है। कई सारे राज्य जो हैं अमर सिंह को दे दिया जाता है, और उसमें यह भी कहा जाता है कि जो किला को क्षति पहुंचाया गया है, चित्तौड़ के किला को, उसको भविष्य में कभी भी मरम्मत आप नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अगर चित्तौड़ का किला मरम्मत हो जाता तो मुग़ल जो है भविष्य के युद्ध में कमज़ोर पड़ने लगते। तो ये मुग़लों का सबसे चतुर दिमाग कह सकते हैं कि अवैध किला को जो है मरम्मत के लिए संधि में बात उठाकर रोक दिया गया, और किसी भी राजपूत कन्या पर दबाव भी नहीं बनाया गया जहांगीर के सामने कि वो विवाह करे और मुग़लों से संबंध जोड़े। इसको भी इस संधि में ऐसा नहीं कहा गया। और दोनों के निजी हस्तक्षेप में इस संधि में कहा गया है कि दोनों के निजी मामला में जो है कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। और जहांगीर को एक छूट भी दिया गया संधि में कि वो अपने स्थान पर जो है मुग़ल दरबार में किसी को भी भेज सकता है। तो वो अपने स्थान पर जो है अपने पुत्र कर्ण को भेजता है, जो बादशाह के दाईं ओर स्थान दिया जाता है, और जिसको 5000 जात का मनसब भी दिया जाता है। इस प्रकार आगे से भविष्य में से आ रही युद्ध को रोक दिया जाता है। यानी भविष्य में जो आगे युद्ध हो सकता था दोनों की सूझबूझ से संधि कर टाल दिया। जहांगीर ने 1611 में खरदा, 1615 में खोखर तथा 1620 में कश्मीर के दक्षिण में किश्तवाड़ तथा कांगड़ा को जीत लिया। कांगड़ा युद्ध वही है जब संधि की अवहेलना कर मलिक अंबर जो है अहमदनगर पर आक्रमण करता है किले पर। तो कांगड़ा युद्ध में यही हम बताएं कि शाहजहां कांगड़ा युद्ध में व्यस्त था, तो यहीं से जाता है दक्षिण अभियान के लिए दोबारा, और जो है अहमदनगर पर आक्रमण करता है। 1621 में जो है संधि के लिए दोबारा विवश करता है मलिक अंबर को, ठीक है। यही शाहजहां यहाँ से जाता है कांगड़ा युद्ध, याद रखिएगा। अब आइए दूसरा टॉपिक। 1621 में खुर्रम दक्षिण अभियान के दौरान अपने भाई खुसरो की हत्या करवा देता है। यानी अपने भाई खुसरो की हत्या करवा देता है खुर्रम कब? 1621 में दक्षिण अभियान के दौरान। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल जाता है, शाह अब्बास का शासन हो जाता है, ठीक है। कंधार का शाह अब्बास का शासन हो जाता है। कंधार को जो है कहा जाता था सिंध द्वार है, भारत का सिंध द्वार कहे जाने वाले व्यापार एवं सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रांत कंधार को जीता था। शाह अब्बास ने 1611 से 1615 और 1620 ईस्वी में
बहुत सारी भेंटें एवं खुशामदी पत्र जो है जहांगीर के दरबार में भेजा करता था, ठीक है। लेकिन 1621 ईस्वी में उसने कंधार पर आक्रमण करवा दिया। किसने? जहांगीर ने कंधार को जीत लिया आक्रमण करवा कर। लेकिन 1622 ईस्वी में शाहजहां के विद्रोह के कारण जो है जहांगीर के हाथ से कंधार निकल गया। यानी कहा जा सकता है कि शाहजहां विद्रोह कर दिया 1623 में करना शुरू कर दिया, तो दक्षिण अभियान का जो दौर था जहांगीर को ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि इधर शाहजहां विद्रोह किया, उधर महावत का कर देता है। इन दोनों विद्रोहों के बीच जो है जहांगीर फंस जाता है और जो है अपने दक्षिण अभियान को बंद कर देता है, जिसके कारण शाह अब्बास ने कंधार पर पुनः अधिकार कर लेता है और शाहजहां के विद्रोह को जो है महावत खां की सेना को भेजकर दबा भी दिया जाता है। 1625 तक जो है शाहजहां के विद्रोह को दबा दिया जाता है। महावत खां जो जाके है विद्रोह को शांत कर देता है जहांगीर के आदेश पर, ठीक है। अब आइए, जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजा के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसको दिया गया था? तो मोतबिंद खां को। इसमें जहांगीर जो है अपनी बुरी आदतों के बारे में बताया था कि वो 16 वर्ष के आयु से जो है मदरा पीने लगता है और वो रोज़ कितना मदरा पीता है ये भी बताया था। 20 प्याला पीता है, कभी कभी 20 प्याले से ज़्यादा पी लिया करता था, जिसके कारण अगर कभी एक टाइम भी अगर उसको मदिरा ना मिले तो हाथ पैर कांपने लगते थे, जैसे लगता था कि वहीं गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है जहांगीर गद्दी पे बैठने के बाद जो है अपने अंदर कई प्रकार के सुधार भी लाता है। इसमें लिखा है कि वो गद्दी पे बैठने के बाद मदिरा पीना और कई बुरी आदतों का हनन कर देता है, ठीक है, जो कि अपने तुजू के जहांगीरी आत्मकथा में अपने बारे में बताया है, चरित्र के बारे में। आइए, जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था, ठीक है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर चित्रकला को देखकर बता सकता था कि किसने आँख और किसने भाव और किसने मुँह बनाया है। जहांगीर उस राइटर को बता सकता था उस समय, इतना जहांगीर पहुँचा हुआ चित्रकार था। जहांगीर साहित्य प्रेमी भी था, ठीक है। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। नूरजहां के सूझबूझ से जो है महावत खां के चंगुल से छूट गए लोग, सभी लोग, और महावत खां जो है इस युद्ध में हारने के बाद भाग जाता है शाहजहां के शरण में और वहां जाकर शरण लेता है। और इसके बाद जो है इतिहास से महावत खां का रोल जो है जहांगीर के शासनकाल के दौरान जो अंग्रेज आए थे उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो बता दे रहे हैं कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान जो है कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भी आए थे, ठीक है। जो कि प्रथम अंग्रेज था, कौन था जहांगीर के शासनकाल के दौरान जो था सबसे प्रथम अंग्रेज? विलियम हॉकिंस था, जो 1608 में आया था। कब आया था? 1608 में आया था। और इसके बाद जो है सर टॉमस रो आता है जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने वाला दूसरा अंग्रेज था, ठीक है। जहांगीर जो है विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देता है। क्या देता है? इंग्लिश खां की उपाधि देता है और इसको आर्मेनिया की राजकुमारी से इसका विवाह कर देता है, ठीक है। जहांगीर किसका? तो विलियम हॉकिंस का, ठीक है। अब आइए, जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि तथा अबुल हसन को नादिर उज्जमा की उपाधि देता है। क्या देता है? नादिर उज्जमा की उपाधि देता है। फ्रांसिस्को पेल्सट डच पर्यटक जो जहांगीर के समय भारत आया था, इसने अपनी पुस्तक रिमांड स्ट्रेटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण छोड़ा है, ठीक है। अब आइए, जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे कौन कौन? आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, गोवर्धन, फारूक, बेद दौलत, सब थे। ये सब जहांगीर के राज दरबार के चित्रकार थे, ठीक है। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा यानी लाहौर में दफनाया गया, रावी नदी के किनारे। कहाँ? रावी नदी के किनारे शहादरा लाहौर में दफनाया गया। किसको? जहांगीर को। मिर्जा गयास का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। किसने बनाया? नूरजहां बेगम ने बनाया। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरदुरा नामक जराव काम किया गया है। किस इमारत में? तो इत्मादुद्दौला के मकबरा में। इसको नूरजहां बेगम बनवाई थी। कब? 1626 ईस्वी में, ठीक है।